खबर तो समझिए, देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात सियासत की। बिहार विधानसभा परिषद की 24 सीटों के लिए हुए चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। एमएलसी चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में है, जो कमोबेश विधानसभा चुनाव के नतीजों जैसा ही है। एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर आरजेडी और जेडीयू विधानसभा की तरह 3 नंबर पर है। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बीजेपी में जश्न, जेडीयू के नेता खुश और आरजेडी की बल्ले बल्ले। 24 सीटों के लिए हुए बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजों ने बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों को खुश होने का मौका दे दिया। हालांकि चुनाव नतीजे एनडीए के पक्ष में हैं, लेकिन स्थिति एकदम वैसी ही है जैसी स्थिति बिहार विधानसभा में इन राजनीतिक पार्टियों की है। बीजेपी नंबर 1, आरजेडी नंबर 2 और जेडीयू तीसरे नंबर पर है। चुनाव परिणाम की बात करें तो बीजेपी 12 सीटों पर चुनाव लड़ी और 7 सीटों पर जीती। जेडीयू ने 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें 5 सीटों पर जीत मिली, जबकि एनडीए के तीसरे घटक दल आरएलजेपी ने वैशाली में चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। यानी एनडीए के खाते में 13 सीटें आईं। बात विपक्ष की करें तो राष्ट्रीय जनता दल ने 24 में से 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत मात्र 6 सीटों पर ही मिल सकी, जबकि कई सीटों पर निर्दलियों और बागियों ने दम दिखा दिया। लेकिन जो परिणाम है, उस परिणाम से साफ स्पष्ट होता है कि जो एनडीए के पक्ष में है, और एनडीए के पक्ष में हमने जो सीट जीता है वो देख लीजिए, 7 सीटें बीजेपी जीता है, 5 हम जीते हैं और 1 लोजपा जो 12 वोट जी। इधर नतीजे आए और उधर सियासत तेज हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एनडीए उम्मीदवारों की जीत पर खुशी जाहिर की है और आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा है कि जो 23 सीटों पर चुनाव लड़े थे उनका हश्र देख लीजिए। एनडीए की स्थिति जैसे पहले मजबूत थी, जैसे विधानसभा चुनाव में जो स्थिति थी, वही स्थिति को एक बार रिपीट हुआ है। पर हम प्रयास करेंगे आगे कि इससे अच्छा रिजल्ट दे सकें। हालांकि विधान परिषद के चुनाव परिणामों ने ये तय कर दिया है कि अब आरजेडी विधान परिषद में मुख्य विपक्षी दल होगा और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बची रहेगी। इसलिए तेजस्वी यादव जी को यह स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही साथ अब तो कुछ सदस्य बढ़ जाने की उम्मीद है राष्ट्रीय जनता दल का, तो वहां तो विधानसभा में अपने नेता बने हुए हैं, विधान परिषद में किसी को मौका देंगे कि नहीं? कुल मिलाकर कहें तो विधान परिषद चुनाव के नतीजों ने सभी पार्टियों को खट्टा मीठा अनुभव दिया। हालांकि बीजेपी और जेडीयू को सीटों का नुकसान हुआ है, तो वहीं आरजेडी का कुनबा बड़ा हुआ है। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से इस परिणाम को देखें तो एनडीए को जीत मिली है, क्योंकि 23 सीटों पर लड़ने वाली आरजेडी महज 6 सीट ही जीत पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब आप एमएलसी चुनाव के नतीजों की बड़ी बातें क्या रही, उससे भी जान लीजिए। एनडीए को 13 सीटें हासिल हुई, आरजेडी को 6 सीटें हासिल हुई। तो ये कुछ बड़ी बातें इस चुनाव की रही हैं जो हम आपको बता रहे हैं, और इसमें क्या कुछ हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आरजेडी को 6 सीटें इस बार हासिल हुई। आरजेडी की सीट बढ़ी लेकिन साख घट गई है। आरजेडी के एक भी मुस्लिम उम्मीदवार की जीत इस चुनाव में नहीं हुई। जेडीयू आंकड़ों में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। वहीं बात करें, बेगूसराय में भारी उलटफेर हुआ है। कांग्रेस ने बीजेपी के बड़े नेता रजनीश कुमार को यहां पर हरा दिया है। 4 निर्दलियों ने जीत दर्ज की है। विधान परिषद में राबड़ी देवी की कुर्सी बच गई। वहीं राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अब बनी रहेंगी। आरजेडी का अगड़ा दांव काफी हद तक आरजेडी के लिए सफल रहा। सारण से निर्दलीय प्रत्याशी सच्चिदानंद राय ने जीत दर्ज की। तो इस चुनाव के ये कुछ 10 बड़ी बातें थी जो हमने आपको बताई।
अब आप इस रिजल्ट के मायने को आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। एमएलसी चुनाव में एनडीए की झोली में सबसे ज्यादा यानी कि सबसे अधिक सीटें आई हैं। 24 में से 13 सीटों पर एनडीए ने कब्जा कर लिया गया है और आरजेडी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, यानी 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत सिर्फ और सिर्फ 6 सीटों पर हासिल हुई। लेकिन पार्टी के तौर पर आरजेडी बाकी पार्टियों से आगे है। बीजेपी 12 सीटों पर लड़ी, लेकिन जीत सिर्फ और सिर्फ 7 सीटों पर मिली है। पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हो गया है। वहीं जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू के 11 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सिर्फ 5 सीट ही जेडीयू को हासिल हुए हैं। वहीं 1 सीट पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी ने जीत दर्ज की है, यानी 1 सीट वो भी बचाने में कामयाब रहे। कांग्रेस 15 सीटों पर चुनाव लड़ पाई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के खाते में सिर्फ और सिर्फ एमएलसी की 1 ही सीट गई है। तो ये चुनाव भी काफी ज्यादा दिलचस्प था, जिसके रिजल्ट अब सबके सामने हैं। बढ़ते आगे, एक बार फिर बिहार विधान परिषद चुनाव के अब तक आए परिणाम पर आप नजर डालिए कि किसमें क्या कुछ बदलाव हुए, कहां कौन से प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। बीजेपी 12 सीटों पर चुनाव लड़ी और 7 पर जीत दर्ज कर ली है। और ये हम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं कि किस पार्टी ने कितनी सीट जीती। जेडीयू ने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 5 सीटों पर जेडीयू को जीत मिली है, जबकि एनडीए के तीसरे घटक दल आरएलजेपी ने वैशाली से चुनाव लड़ा और यहां पर जीत दर्ज भी कर ली। यानी अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 13 सीटें आई हैं, जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। बात अगर अब विपक्ष की कर ले तो राष्ट्रीय जनता दल ने 24 में से 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन जीत मात्र 6 सीटों पर ही मिल सकी, जबकि 5 सीटों पर निर्दलियों और बागियों ने अपना दम दिखाया है। अब आप रिजल्ट के आंकड़ों के मायने को भी समझिए। एनडीए ने इस चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। एनडीए ने 24 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, लेकिन आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी ने सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें जीती हैं। तेजस्वी ने अपनी मां राबड़ी देवी की कुर्सी बचा ली है। आंकड़ा हासिल करने के बाद राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनी रहेंगे। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी दल को कम से कम 8 सीटों की जरूरत पड़ती है और आरजेडी के पास पहले से ही विधान परिषद की 5 सीटें हैं। वहीं इस बार राजद के 6 उम्मीदवारों ने चुनाव में जीत हासिल की। अब इसके बाद विधान परिषद में आरजेडी के पास कुल 11 सीटें हो चुकी हैं, लिहाजा राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनी रहेंगी। तो इस चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं राबड़ी देवी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहीं। बढ़ते आगे, अब बात दावते इफ्तार की। पटना में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शामिल होकर सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कोरोना काल के बाद पहली बार सियासी हलके में इफ्तार का आयोजन। भव्य व्यवस्था और खास सफेद टोपी पहने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेताओं की मौजूदगी। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के सरकारी आवास पर इफ्तार का आयोजन हुआ। इस आयोजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के कई मंत्री और विधायक भी पहुंचे। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के आवास पे इफ्तार का आयोजन किया गया है, जहां पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए हैं। और पिछले 2-3 सालों से कोरोना की वजह से इफ्तार का आयोजन नहीं किया जा रहा था, लेकिन पहली बार कोरोना काल खत्म होने के बाद इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। जमा खान के आवास पर रोजा खोलने वालों के लिए पूरा इंतजाम किया गया था। खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी। बड़ी संख्या में लोगों ने रोजा भी खोला। सारे लोग जो आए हैं भाईचारा का संदेश दिए हैं। मैंने भाईचारा का संदेश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये मैंने बिहार को दिखाया है कि ये भाईचारा, रमजान का महीना भाईचारा का संदेश देता है। निश्चित तौर पर यहाँ आने वाले सारे समाज के लिए थे, तमाम पार्टी के लोगों थे, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ।
जाहिर है इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार ने पहुंचकर भाईचारा और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अब आप खबर तो समझिए, रमजान का महीना चल रहा है और इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग हर रोज रोजा खोलते हैं। शाम में सूरज ढलने के बाद ही इफ्तार होता है, यानी रोजा को खोला जाता है। सामूहिक रूप से रोजा खोला जाता है। सीएम ने साथ में इफ्तार कर सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया है। सीएम नीतीश कुमार पहले भी इफ्तार पार्टी में शामिल होते रहे, लेकिन 2 सालों से कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था। कल सीएम ने नालंदा में भाईचारा बनाए रखने का आग्रह भी लोगों से किया था और आज उन्होंने एक बार फिर से भाईचारा का संदेश दिया है। कहावत है कि राजनीति में मुद्दे कभी मरा नहीं करते हैं, समय पड़ने पर कब जिंदा हो जाएं इसका भी पता नहीं। बुधवार को इसी क्रम में राज्यसभा में न केवल 2002 में हुए गोधरा कांड का जिक्र आया, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर गोधरा ट्रेन कांड को दुर्घटना बताने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जिस तारण को माननीय सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बड़ा दावा किया। बिना नाम लिए गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि 2002 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने गोधरा कांड में जांच कमेटी बनाकर हादसे को दुर्घटना बताने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा 60 लोगों को जिस जघन्य कांड के अंदर जिंदा जला दिया, उसको अलग स्वरूप देने का प्रयास उस वक्त के तत्कालीन रेलवे मंत्री ने एक सुप्रीम कोर्ट के चयनित किए हुए जज का जांच आयोग चल रहा है, फिर भी रेलवे एक्ट का उपयोग कर एक कमेटी रेलवे एक्ट के तहत बनाई और ऐसा तारण वो कमेटी ने दिया कि वो एक्सीडेंट था, वो षड्यंत्र नहीं था। जिस तारण को माननीय सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया माननीय, इसलिए उन्होंने कहा है कि उसको अलग स्वरूप देने का प्रयास किया है। ये जो कमेटी बनी थी इसमें अब कोई राय नहीं हो रही है, सर्वोच्च अदालत का जजमेंट है। वो 60 लोगों को मारने वालों को बचाने का एक प्रयास था, वो श्री वृद्धलाल जी कहना चाहते हैं। दरअसल बीजेपी सांसद बृजलाल ने क्रिमिनल प्रोसीजर बिल पर चर्चा के दौरान गोधरा कांड का जिक्र किया और उन्होंने तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव द्वारा इस मामले की जांच के लिए बनाए गए यूसी बनर्जी कमीशन पर सवाल किया। उसके बाद एक रेल मंत्री हुए 2004 में जा रही है, प्लीज ऑलरेडी के थे उन्होंने आफ्टर हिमालय यूसी बनर्जी आयोग बनाया। You cannot force chair to give. Let him speak. I will give him opportunity. Let him finish his speech. 2015 को 17 जनवरी 2000 बोल लेने के बाद मैं कह रहा हूँ क्या सो दूंगा। अभी वो बोल रहे प्लीज। और वो रिपोर्ट क्या था कि साहब ये आग तो एक्सीडेंटल है, आग ये लगाई नहीं गई है। Nothing will go on record except his speech. इसमें साधु लोग थे, चिलम पी रहे थे, उसको अहमदाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया, पार्लियामेंट में पेश नहीं हो पाया और वो अल्टीमेटली उस केस में गोधरा में फांसी की सजा। बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद सदन में हंगामा हुआ। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि चाहे वो कश्मीर की घटना हो या गोधरा की या फिर दिल्ली की, हम सभी सामूहिक रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं। Look at the vitiation towards the end of the debate. We are passing a legislation. और अगर उस पर प्लीज दरअसल 27 फरवरी 2002 को साबरमती ट्रेन के एक बोगी में आग लगा दी गई थी। इस हादसे में 59 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब आप खबर तो समझिए कि 2002 में गोधरा में आखिर क्या हुआ था। 20 साल पहले 59 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। गोधरा स्टेशन पर ट्रेन में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोगों की जलकर मौत हो गई थी और सभी कार सेवक थे जो अयोध्या से वापस लौट रहे थे। और जिस वक्त ये हादसा हुआ था,
नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस वक्त की अगर बात की जाए तो लालू यादव उस वक्त रेल मंत्री थे। एसआईटी की विशेष अदालत ने 2011 में 31 लोगों को इसमें दोषी करार भी दिया था, जबकि 63 को बरी कर दिया गया था। इनमें 11 दोषियों को मौत की सजा भी सुनाई गई थी, जबकि 20 को उम्र कैद की सजा दी गई थी। उसके बाद हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती भी दिया गया था और यह मुद्दा एक बार फिर से आज राज्यसभा में उठाया गया। बढ़ते हैं आगे। जंग जितनी लंबी होती जा रही है, तस्वीरें उतनी ही स्याह है। हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की, जिसमें अब सारी संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। अब बचा है तो सिर्फ बदला। कोई जीत के लिए इंसानियत को कुचल रहा है तो कोई अपनों की मौत के बदले हैवान बनता जा रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। मर गई संवेदना, मानवता पर प्रहार। 43वें दिन भी जारी रूस यूक्रेन वार। बूचा के बदले के लिए यूक्रेन तैयार। यूक्रेन की पुकार, हथियार दो हथियार। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने एक बार फिर नाटो से हथियार की मांग की है। ये हम आपको बताएंगे, पहले आप युद्ध में हथियार का इस्तेमाल देख लीजिए। यूं तो दोनों तस्वीरें यूक्रेन की ही हैं, लेकिन दोनों ही कहानी अलग अलग है। पहली तस्वीर बूचा की है, जिसे जंग ने बूचड़खाना बना दिया, तो वहीं दूसरी तस्वीर कीव की है, जहां बदले की आग ने यूक्रेन के सैनिकों की संवेदना राख कर दी। पहले बात कीव से आए वीडियो की, जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। लगातार हवाई हमलों के बाद अब दोनों तरफ से बर्बर हमले देखे जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो यूक्रेन के कीव का है। इस वीडियो में यूक्रेनी सैनिकों के एक समूह को पश्चिमी कीव के एक गांव में पकड़े गए रूसी सैनिकों की हत्या करते हुए आप देख सकते हैं। वीडियो में एक शख्स जो कहते हुए सुनाई दे रहा है, उसका मतलब है, ये अभी जिंदा है, इन लुटेरों को फिल्माओ, देखो ये अभी भी जिंदा है, ये सांस ले रहा है। इन लफ्जों के मायने समझिए और जरा सोचिए, इंसानियत हैवानियत के सामने हार चुकी है। इधर बूचा में हुए नृशंस नरसंहार पर पहली बार रूस की तरफ से जवाब आया है। भारत में रूस की एम्बेसी ने कहा है कि बूचा में हुआ विभत्स हमला दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के द्वारा किए गए अपराधों की याद दिलाता है। रूस बूचा नरसंहार में शामिल लोगों को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। सबसे जरूरी है कि इस घटना की जांच को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से किया जाए। रशियन एम्बेसी ने बूचा नरसंहार पर रूस के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को फर्जी करार दिया है। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा ने गुरुवार को नाटो मुख्यालय में सैन्य संगठन के विदेश मंत्रियों से सुनिए क्या मांग की। मेरा उद्देश्य बेहद सामान्य है और ये है हथियार, हथियार और बस हथियार। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि हमें लड़ना आता है, हमें जीतना आता है, लेकिन यूक्रेन जो मांग कर रहा है उसकी सतत और पर्याप्त आपूर्ति के बिना जीत बहुतों की कुर्बानियां ले लेगी। 2 विश्व युद्ध हुए, अनगिनत युद्ध हुए, न जाने कितने लोग असमय युद्ध के शिकार हुए। घर टूटा, परिवार टूटा, अमानवीय बर्बरताओं की कहानियों से इतिहास अटा पड़ा है। लेकिन इंसान मानने को तैयार नहीं ये ताकत, ये समझने को तैयार नहीं कि दुनिया प्यार की वजह से कायम है, पावर की वजह से नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और पाकिस्तान के मौजूदा हालात से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे इमरान खान। 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। चुनाव कराने के फैसले को खारिज कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से जुड़ी बता रहे हैं। बढ़ते आगे। 1932 के खतियान का मुद्दा अब झारखंड के लोगों की आवाज बन चुका है। सड़क पर इस मुद्दे पर तो सियासत हो ही रही है, अब शादियों तक में इसकी मांग उठने लगी है। आप ये रिपोर्ट देखिए।
घर घर पहुंचा 1932 के खतियान का मुद्दा। सड़क से शादी कार्ड तक सियासत। शादी के कार्ड में 1932 का खतियान। 1932 का खतियान का आंदोलन केवल सड़कों तक नहीं, झारखंड के घर घर तक पहुंच चुका है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इन शादियों के कार्ड को पढ़ लीजिए। कार्ड पर लिखे नारे पढ़कर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि 1932 के खतियान का मुद्दा अब झारखंड के लोगों की आवाज बन चुका है। सड़क पर आंदोलन तो हो ही रहे हैं, अब शादियों तक में इसकी मांग उठने लगी है। लोग 1932 के खतियान की मांग को लेकर शादियों के कार्ड के ऊपर संदेश तक छपवा रहे हैं। 1932 का खतियान हर झारखंडी की पहचान जैसे नारे रामगढ़, बोकारो, धनबाद, चतरा समेत अन्य जिलों की शादी के कार्ड में छपने लगे हैं। वहीं बीते दिनों पहले सरहुल की झांकी में कुछ युवा अपने शरीर पर 1932 के स्लोगन के साथ सड़क पर नजर आए। अब जब ये मुद्दा लोगों के दिलों में बस चुका है, तमाम राजनीतिक पार्टियां सोच समझकर इस पर बयान दे रही हैं। जो पब्लिक फीलिंग है, लोग शादी के कार्ड में और भी कई जगह आप देखेंगे, मैंने देखा सरना के जुलूस, जो सरहुल का जुलूस था, उसमें भी कई युवक 32 के खतियान की मांग करके सड़कों पर उतरे थे। तो ये प्रदर्शित करता है कि पब्लिक फीलिंग क्या है और उस फीलिंग के अनुरूप ही सरकार आगे बढ़ेगी। वहीं इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बातों को कहने का अधिकार है और सरकार इस मुद्दे पर जल्द फैसला ले लेगी। अगर वो कार्ड के ऊपर अगर छाप करके अगर अपनी बातों को वो बताना चाहते हैं तो स्वाभाविक तौर पे वो बताए, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन मैं बताऊं कि 32 के खतियान को लेकर के पूरी महागठबंधन की सरकार संजीदा है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद संजीदा है। तो स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि 1932 का मामला जो है बहुत जल्द एक निष्कर्ष ले लेगा। तो बीजेपी ने एक बार फिर इस मुद्दे पर हेमंत सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि लोगों की भावनाओं को देख साफ जाहिर होता है कि 1932 के खतियान को लेकर इस सरकार का क्या रवैया है। मूलवासियों की नियुक्ति भी हुई थी उस कट ऑफ डेट के आधार पर, लेकिन जेएमएम जिसके संविधान की मूल आत्मा में 1932 का खतियान शुमार है, वो अगर पीछे हट रही है तो जाहिर तौर पर जिन आदिवासी मूलवासी जनता ने इनकी बातों में आकर वोट दिया है, अब वो रिएक्शन तो दिखेगा, वो रिएक्शन जमीन पर दिखता है और आप बता रहे हैं अब कार्ड पे भी दिख रहा है। तो ये एक तरीके का झारखंड मुक्ति मोर्चा के वादा खिलाफी के खिलाफ मुझे लगता है जन अभियान है। 1932 के खतियान पर एक तरफ सड़क पर सियासत जारी है, वहीं अब ये मुद्दा शादी के निमंत्रण कार्ड पर भी जगह बना चुका है। शादी के कार्ड पर लिखे संदेश लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। निमंत्रण का अंदाज लोगों को दिलचस्प भी लग रहा है। कुल मिलाकर 1932 का खतियान का मुद्दा सियासत तक ही सीमित नहीं रहा, ये घर घर तक पहुंच चुका है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।